का आज का हाल अगर आप देखेंगे तो एक्सपायरी के दिन जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है वो उतार चढ़ाव आज देखने को मिल भी रहा है। अब देखिए निफ्टी कभी हरे निशान में वापस लौटता है, कभी फिर वापस से लाल निशान में फिसल जाता है। दिन के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर था, यानी आधे % के आसपास की तेजी दिख रही थी, लेकिन वो तेजी जो है वो काफूर हो गई, वो चली गई तेजी, और अब जो है वो निफ्टी हल्के लाल निशान में और कभी फ्लैट टू नेगेटिव एक तरह से ट्रेड कर रहा है निफ्टी। अगर आप सेंसेक्स को भी देखेंगे तो वहां पे भी जो है वो लाल निशान में ही इनफैक्ट सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है, किसी तरह से कोशिश कर रहा है इस गिरावट से उबरने की, लेकिन वो कोशिश जो है वो सफल हो नहीं पा रही है। निफ्टी आईटी सबसे बड़ा कल्प्रिट है, 1% के आसपास की गिरावट इंडेक्स में देखने को मिल रही है और इसने पूरे बाजार को नीचे की तरफ खींच रखा है। उसके अलावा अगर आप निफ्टी बैंक को भी देखेंगे तो 80-90 अंकों के आसपास की कमजोरी आपको वहां भी देखने को मिलेगी। अगर आप सेक्टोरल इंडाइसेस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के बाजार में कौन से सेक्टर्स हैं जो चढ़ा रहे हैं और कौन से सेक्टर्स हैं जो गिरा रहे हैं बाजार को। आप देखिए निफ्टी आईटी, निफ्टी पीएसयू बैंक और एफएमसीजी ऑयल एंड गैस, ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जो आज बाजार को नीचे की तरफ नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं, और जो बाजार को ऊपर की तरफ ले जाने वाले सेक्टर्स हैं उनमें आपको दिखेगा कि निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो, निफ्टी डिफेंस, ये 3 सेक्टर्स हैं जो बाजार को ऊपर की तरफ चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रस्साकसी जो है वो इन सेक्टर्स के बीच में ही चल रही है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो अगर आप देखेंगे तो 978 जहां डिक्लाइन में है, तो वहीं 1400 के आसपास शेयर जो है वो एडवांसेज में आपको दिखेंगे, यानी 9:6 का रेशियो आपको एडवांस डिक्लाइन में मिल जाएगा। निफ्टी को ऊपर चढ़ाने वाले शेयरों में आपको दिखेंगे भारतीय एयरटेल, इटर्नल, एमएनएम, वहीं गिराने वाले शेयरों में आपको इन्फोसिस, एसबीआई, टीसीएस और बजाज फाइनेंस जैसे शेयर आपको दिख जाएंगे, यानी पीएसयू बैंक, एसबीआई और इन्फोसिस और टीसीएस यानी आपको आईटी, ये 2 सेक्टर्स हैं जो नीचे की तरफ निफ्टी को पुल कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल बाजार का हाल है। अब चलिए हमारे खास मेहमान को भी शामिल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मार्केट पर उनका क्या रुख है, क्या उनकी राय है मार्केट के ऊपर। हमारे साथ प्रेस फिनमार्ट के हरीश जुजारे जुड़े हुए हैं। हरीश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। बाजार को आज आप कैसे रीड कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत जो हुई थी वो स्लाइटली पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद एक वक्त पे निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर भी रहा, लेकिन उतार चढ़ाव ज्यादा है, एक्सपायरी का दिन भी है। ऐसे में इस वक्त मार्केट पर आपकी स्ट्रेटजी क्या है? अगर देखा जाए तो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है। सुबह जैसे आपने बताया बिल्कुल एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ देखने मिला था। हाउएवर मार्केट्स जो प्रॉफिट से फिजल आउट होते नजर आए जल्दी, और जिस तरीके से वॉलेटिलिटी है आज एक्सपायरी के चलते आज डिस्पेक्ट का ऑलमोस्ट सेम इसी के हिसाब से नजर आ रहा है। और अभी भी देखा है तो ज्यादा कुछ वीकनेस अभी तक होल्ड नहीं कर पाए। अगर देखा है तो कशमकश है, बाइंग और सेलिंग दोनों साइड तरफ से। ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, नीचे भी सपोर्ट से जिस तरीके से हमें लगातार कुछ दिनों से वीकनेस देखने मिल रहा था, उसके चलते निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में ओवरसोल्ड सिनेरियो है। उसके चलते नीचे लेवल से बिल्कुल एक पुल बैक देखने मिल रहा है। हो सकता है कि इंट्राडे में थोड़ा ऐसे ही मूवमेंट देखने मिले मेजरली, और एक माइनर अपटिक एंटिसिपेट कर रहा हूँ। जहां तक मुझे लग रहा है कि 23,600 650 लेवल तक एंटिसिपेट कर सकते हैं एक माइनर अपटिक निफ्टी में, क्योंकि इंडेक्स जो है एक डीपली ओवरसोल्ड है। तो अगर इस लेवल्स पे आता है तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। अभी भी जो मेजर ट्रेंड है अभी भी डाउन साइड ही है। तो जब तक निफ्टी इंडेक्स 23,650 लेवल्स के ऊपर नहीं निकलता है, मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। ओवरऑल सेटअप अभी आज के लिए ट्रेडिंग सेशन के मेरे हिसाब से वॉलेटाइल रहेगा। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी देखा है तो साइडवेज कंसोलिडेशन में आज के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि थोड़ा माइनर बाउंस देखने मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल सेटअप इसमें भी मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज का ही रहेगा ओवरऑल। राय फिलहाल इंडेक्स पर आती हुई। और गुड आफ्टरनून हरीश जी, तृप्ति उपाध्याय दिस साइड। और चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और अपने पहले कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम, मैं भिलवाड़ा राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी जी, किस तरह का माहौल है इस वक्त राजस्थान में? राजस्थान में अभी माहौल बहुत अच्छा है, गर्मी अच्छी पड़ने लग गई है। गर्मी शुरू हो चुकी है। चलिए, हाँ, गर्मी की शुरुआत अब हम देख भी रहे हैं कि समझ आ चुके हैं। और बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, चलिए बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। बहुत है। मेरे पास हिंदुस्तान एक्सप्लोजिव के शेयर हैं, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड। एवरेज प्राइस जो इसका 165 रुपए है, 8,000 शेयर मेरे पास हैं। ठीक है, और क्या नजरिया रहेगा आपका दिनेश जी? मैडम, मैंने इसको लॉन्ग टर्म नजरिए से लिया था, पर जो इसके अभी हाव भाव जो चल रहे हैं तो ये एकदम ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है। तो अब शॉर्ट टर्म नजरिया ही रखूं या लॉन्ग टर्म रखूं, एक तो ये आपसे राय लेनी थी।
जी बिल्कुल। और इस कंपनी में और कुछ मतलब कोई ऐसी मतलब गवर्नेंस इश्यू है या कुछ ऐसा है क्या, वो पता करना है, क्योंकि इसके बिल्कुल। रिजल्ट भी अच्छे नहीं है। ठीक है दिनेश जी, आप सही जगह आए हैं। अभी आपको इस पर सलाह मिल जाएगी कि आपको अब इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए। और सीधे हरीश जी के पास चलते हैं। हरीश जी, इस वक्त हमारे साथ भिलवाड़ा राजस्थान से दिनेश जी जुड़े हुए हैं, पहले कॉलर हमारे, और इनके पास हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन के शेयर्स है। 8,000 की क्वांटिटी है और 165 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। और देखिए आज करीब 1 से 1.5% की बीच की गिरावट है, 125 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। पिछले 6 महीनों की बात करें तो 9 मार्च के आसपास 165 तक गया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही वॉर की खबर आई है एकदम निचले स्तर की तरफ जाता हुआ 125 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। इन्हें समझना है कि इन लेवल्स पर हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन में क्या करना चाहिए, आगे के चार्ट्स किस तरह से नजर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से बाय किया था इन्होंने, लेकिन यहाँ पर इन लेवल्स पर काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा है, 8,000 की क्वांटिटी है। आगे के चार्ट्स किस तरह के नजर आ रहे हैं और इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी, साथ ही सेक्टर में अगर कहीं और बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन रही है या जहां वो अपना पैसा लगा सकते हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जी अगर देखा जाए तो देखिए पिछले हफ्ते में एक स्पर्ट देखने मिला था इस स्टॉक में, जैसे हमें क्रूड ऑयल प्राइस में शार्प अपटिक देखने मिला था, उस टाइम पे स्टॉक में भी देखने मिला था। लेकिन उसके बाद हमने स्टॉक में जो मोमेंटम था फिजल आउट होते हुए नजर आया। उसके बाद इस हफ्ते ऑलमोस्ट 13% का नुकसान देखने मिल रहा है अभी तक का। तो बहुत वोलेटाइल है स्टॉक बिल्कुल। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 115 का। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो एक बड़ी सी सेल ऑफ देखने मिल सकती है। तो इनका जो भी नजरिया है मुझे लग रहा है कि 115 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर इसके नीचे चला जाए तो बिल्कुल यहाँ पे एग्जिट करने की मेजर राय रहेगी। फिर जिस तरीके से हमने लंबे समय से नजरिया भी देखने मिलता है तो स्टॉक अंडर परफॉर्म ही किया हुआ है, तो कोई भी मेजर उछाल देखने नहीं मिल रहा है। तो मेरा राय यही रहेगा कि 115 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 115 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो इसमें से एग्जिट करना बेहतर रहेगा। और उसी सेक्टर में अगर देखना है तो मुझे लग रहा है कि ओएनजीसी बेहतर रहेगा। जिस तरीके से क्रूड में हमें अपटिक देखने मिल रही है और मोमेंटम अभी भी है, तो ओएनजीसी बेहतर स्टॉक रहेगा जहां पे इनको शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें से एग्जिट करके ओएनजीसी में शिफ्ट करने की राय रहेगी तरफ से। ठीक है, 115 रुपए के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर रहे और अगर उससे नीचे जाता है तो आपको एग्जिट करने की सलाह है और इसी सेक्टर में आप ओएनजीसी में अपना निवेश डाल सकते हैं, ये सलाह आती हुई। आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। अमित, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। पूछिए अपना सवाल। मैम, मैंने क्या नाम से अपने ये बीओबी के 190 की वो 290 की रेट पे 500 शेयर ले रखे हैं। तो मेरा लॉन्ग टर्म नजरिया है 4 से 5 साल का, तो इसमें और बाइंग कर सकते हैं या कैसे? शेयरों की संख्या कितनी है, एक बार आप रिपीट करेंगे? 500 है, 290 की परचेज है। 500 शेयर्स है और 290 की परचेज है, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ जी। ठीक है, और कोई भी शेयर है आपके पास? इसके अलावा मेरे पास में एक विप्रो का है, वो है 214 की रेट के ऊपर और अभी शायद 180 के आसपास चल रहा है, 190 के आसपास चल रहा है। मैडम ये है 1000 शेयर। तो इसमें भी मेरा लॉन्ग टर्म नजरिया है, करीबन 4 से 5 साल का नजरिया है दोनों शेयरों के लिए। ठीक है अमित, आपको अभी इस पर सलाह मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप पूछ रहे हैं और आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स है। आप बता रहे हैं कि 500 की क्वांटिटी है और 290 आपका बाइंग प्राइस है और 279 आपके बाइंग प्राइस से थोड़ा ही नीचे आज कारोबार कर रहा है। एक महीने का चार्ट देखें तो 7% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में पीएसयू और पीएससी दोनों में ही गिरावट, बैंकिंग शेयर्स थोड़े से कमज़ोर होते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा विप्रो की बात करें तो यहाँ पर विप्रो के 1000 शेयर है, 214 आपका बाइंग प्राइस है और 190 पे कारोबार कर रहा है। आपके बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे, लेकिन जिस तरह की आईटी पैक में हम देख रहे हैं लगातार कमजोरी जारी है, उसके चलते यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा नुकसान तो हो ही रहा होगा। हरीश जी, इनके पास दोनों ही अच्छे शेयर्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा के 500 शेयर, 290 बाइंग प्राइस। इसके अलावा आईटी पैक से विप्रो है, इनके पास 500 शेयर है, 1000 शेयर है और 214 लगभग अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या करना चाहिए, क्योंकि जो बैंक और जो कंपनी है वो काफी मजबूत है, क्या सलाह देंगे आप इन लेवल्स पर?
दीप्ति जी, अगर देखा जाए तो देखिए पिछले साल के सेकेंड हाफ में अच्छी रैली देखने मिली थी, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में। उसमें से एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इवन कैनरा बैंक, सारे स्टॉक्स अच्छे रैली देखने मिल रहे थे। वहां से थोड़ा बहुत करेक्टिव फेज में है करेंटली। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी चार्ट सेटअप बहुत पॉजिटिव है, स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो कोई भी छोटा सा डिप मिलता है, ऑलमोस्ट 270 से लेकर 260 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से अगर मिल जाता है तो मुझे लग रहा है कि यह डिप्स में बाइंग के लिए और एड ऑन कर सकते हैं इनको। और लॉन्ग टर्म पे भी मुझे लग रहा है कि इन स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने मिल सकती है। ओवरऑल इनको बने रहना चाहिए, जैसे इनका बिल्कुल नजरिया है नीचे आए तो एवरेज करने का, बिल्कुल किया जा सकता है। एवरेजिंग भी 260 और 250 के रेंजेस में एवरेजिंग किया जा सकता है। ऊपर में मुझे लग रहा है कि लंबे टर्म के लिए अगर होल्ड करना है तो मुझे लग रहा है कि अच्छी इसमें रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं। पर शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखा है तो 350 से 320 से लेकर 330 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं ओवरऑल शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अगर दूसरा स्टॉक रहेगा विप्रो में, तो विप्रो में देखा जाए तो बिल्कुल आईटी में अभी भी वीक वाली है। मुझे लग रहा है कि आईटी और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है। तो फिलहाल की थोड़ा वेट एंड वॉच ही रखने की रणनीति रहेगी कि फिलहाल ऐड मत कीजिए, थोड़ा अवॉइड कीजिए। हो सकता है कि थोड़ा और गिरावट देखने मिल सकती है। एक बार स्टेबलाइज बना दीजिए पूरा सेक्टर को, उसके बाद ही कुछ नया फ्रेश अराउंड करने की राय रहेगी। बिल्कुल, तो ये राय आपको विप्रो के ऊपर मिलती हुई, और आप जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उन लेवल्स को क्लोजली ट्रैक कीजिए, उन स्टॉप लॉसेस को या फिर टारगेट्स को ध्यान से सुनिए और उनके हिसाब से आप ट्रेड लीजिए, क्योंकि मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल है। आपके स्टॉप लॉस अगर आपने मेंटेन नहीं किए तो आपका नुकसान भी बड़ा हो सकता है। तो जो राय आपको दी जा रही है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। चलिए आगे बढ़ के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है, और अतुल नाम है इनका। अतुल जी ने सवाल भेजा है जियो फाइनेंशियल के ऊपर। 315 के भाव पर इनके पास 200 शेयर है। जियो फाइनेंशियल 315 के भाव पे, अब जो भाव है वो गिर के आ चुके हैं 235-36 के आसपास। जियो के फाइनेंशियल के भाव आ चुके हैं 315, यानी 338 का 52 वीक हाई था, उसके आसपास ही इन्होंने शेयर खरीदे हैं। तो क्या सलाह होगी हरीश जी? इनको 315 पे इन्होंने खरीदे हैं 200 शेयर, और अब जो भाव है वो काफी ज्यादा गिरावट के साथ काफी नीचे आ चुके हैं, 236 के भाव दिख रहे हैं। इनको 15,700 रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या एवरेजिंग की सलाह देंगे आप क्या इस लेवल पे, या फिर इनको अभी रुकना चाहिए, कहीं और मौके देखने चाहिए? विकास जी, अगर देखा है तो देखिए सरप्राइजिंगली बहुत फास्टली स्टॉक प्राइस नीचे गिरावट देखने मिल रहा था। 200 300 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से जैसे वो टूटा, उसके बाद लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है स्टॉक में। हो सकता है कि और थोड़ा गिरावट देखने मिले, क्योंकि सपोर्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि इसमें मेजर जो सपोर्ट से 215 से लेके 210 के रेंजेस में है। तो हो सकता है कि और थोड़ा गिरावट देखने मिले, तो थोड़ा वेट करें, थोड़ा गिरावट आने दे, उसके बाद ही कुछ फिर से एवरेजिंग करने के लिए कोशिश किया जाता है। तो फिलहाल एवरेजिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो डिप आ सकती है और थोड़ा बहुत जहाँ पे 210 से लेकर 215 के आसपास, उसी रेंज के आसपास देखना चाहिए इस पे फिर से एवरेजिंग करने के लिए। अगर लिस्टिंग के प्राइस के भी वाले देखते तो 197 का लिस्टिंग प्राइस हुआ था। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो अहम लेवल्स रहेंगे वॉच करने के लिए जियो फाइनेंशियल्स में। बिल्कुल। चलिए, तो ये राय आपको मिलती हुई जियो फाइनेंशियल के ऊपर। एक और कॉलर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव कॉलर जुड़े हैं, अनिल। हाय अनिल जी, कैसे हैं आप और कहां से जुड़ रहे हैं, क्या सवाल है आपके? बहुत बढ़िया है जी। मेरे पास 200 शेयर है एल&टी फाइनेंस के, अप्रोक्सीमेट 90 रुपीज के ईच के हिसाब से, और इटरनल के हैं 100 शेयर 142 के हिसाब से। तो मेरे पास काफी टाइम से पड़े हुए हैं, तो क्या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बेटर है या कुछ और करना चाहिए? और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, इसमें मैंने लिखा नहीं ये है। एल&टी फाइनेंस आपने 90 के भाव पे कौन से ईयर में खरीदे थे? काफी पहले के हैं सर, बहुत पहले के हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं 5 साल के चार्ट्स देख रहा हूं तो मुझे ये काफी पुराने दिख रहे हैं। दिख रही है आपकी परचेजिंग, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में है। 257 के भाव अभी चल रहे हैं इसके मेरे पास। और मुझे एक HDFC बैंक के ऊपर भी पूछना था। मेरे पास 2000 शेयर पड़े हैं। अच्छा, और वो HDFC बैंक किस भाव पे है आपके पास? हाँ जी, वो करीब 25 साल पुराने पड़े हैं। ओ, हेलो, किस भाव पर है HDFC आपके पास? 25 साल पुराने भाव, मतलब हम जानना भी चाहेंगे, ये इंटरेस्टिंग है काफी। अब एवरेज प्राइस है वो 3 रुपए 10 पैसे का शायद। ओ,
तो फिर आप सलाह ये चाहते हैं कि आपको बने रहना चाहिए या नहीं? हाँ, क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, हरीश जी से बात करते हैं। हरीश जी, हमारे पास एक कॉलर जुड़े हैं, अनिल जी, और इनके पास एचडीएफसी बैंक काफी पुराने 25 साल पुराने भाव पर है, और इनके पास एल&टी फाइनेंस भी 90 रुपए के भाव पे है। मतलब अगर दोनों शेयर्स देखे जाएं तो बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट पर है। और उनका सवाल यह है कि क्या उन्हें बने रहना चाहिए, रुके रहना चाहिए, या फिर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए इस वक्त में? मार्केट की कंडीशन को देखते हुए निश्चित तौर पर यह कंफ्यूजन हर इन्वेस्टर के मन में होगी कि अगर प्रॉफिट है पोर्टफोलियो में तो क्या किया जाए, थोड़ा प्रॉफिट वसूल लिया जाए या फिर अभी बने रहें, थोड़ा पेशेंस और दिखाएं, क्योंकि वॉर की वजह से लगातार गिरावट जो है वो जारी है। तो क्या सलाह आपकी होगी हरीश जी इनको? चलिए, हरीश जी से हमारा संपर्क जो है वो थोड़ा सा टूटा है, थोड़ा व्यवधान है। हरीश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल विकास। जी। पहले तो मुझे लगता है कि इनको शुभकामनाएं, इतने साल इनको होल्ड करने का एचडीएफसी बैंक में, और इतने साल क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इतने साल बचा के रखा है वो भी बहुत अहम चीज है। और क्योंकि इतना वॉलेटिलिटी मार्केट्स में कभी कभार होल्ड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक है, इनको मुझे लग रहा है कि कोई नो ब्रेनर है यहाँ पे, इनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे कोई भी चीज मुझे लग रहा है कि इतना अच्छे लेवल्स पे इन्होंने लिया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं पे भी यहाँ पे एग्जिट के लिए मौका ढूंढना नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मार्केट्स थोड़ा कंसर्निंग है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा डिप्स और देखने मिले। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनके जिस तरीके से बाइंग किया हुआ है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म का अप्रोच है, इनको बने रहना चाहिए। और भी आने वाले दिनों में जैसे मार्केट्स अच्छे सुधरने मिलेंगे, पहला रहेगा ये स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले दिनों में। तो बिल्कुल बने रहने की राय रहेगी यहाँ पे। अगर हो सके तो यहाँ पे थोड़ा एड ऑन भी किया जा सकता है करंट लेवल्स पे, क्योंकि स्टॉक जो है ऑलरेडी रिसेंटली अच्छे करेक्शंस देखने मिल चुके हैं ऑलरेडी, और 800 के आसपास स्ट्रॉन्ग इमीडिएट सपोर्ट से, तो हो सकता है यहाँ से फिर से एक बार तेजी देखने मिल सकती है। तो बने रहने की राय रहेगी एचडीएफसी में। अगर एल&टी फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो देखिए पिछले साल में एक शार्प रनअप देखने मिल रहा था, हो सकता है कि थोड़ा करेक्टिव फेस देखने मिल सकता है स्टॉक में, जहाँ पे स्टॉक में 210 के आसपास तक गिरावट आने देखने मिल सकती है। अगर इसमें से अगर चाहे तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है करंट लेवल्स पे, और नीचे के लिए वेट किया जा सकता है करंट लेवल से, तो शिफ्ट कर सकते हैं एचडीएफसी बाइंग के लिए, फिर से बाइंग किया जाता है एचडीएफसी बैंक में। तो मेरा राय रहेगा कि एल&टी फाइनेंस में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कोशिश किया जा सकता है, फिर एचडीएफसी बने रहने की राय रहेगी। ये सलाह एचडीएफसी बैंक और एल&टी फाइनेंस पर आती हुई आगे बढ़ेंगे और अगली क्वेरी को शामिल करेंगे। हमारे पास एम नागार्जुन का सवाल आया है हैदराबाद से। इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है यूट्यूब पर, और इनके पास आईओबी के 1000 शेयर है, 67 इनका बाइंग प्राइस है, और इन लेवल्स पर 34,000 से ज़्यादा का नुकसान इस वक्त इन्हें हो रहा है, क्योंकि आज आईओबी आधे % की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। साथ ही इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है, 32 के लेवल पे आईओबी आज कारोबार करता हुआ। हरीश जी, इन्होंने अपना नजरिया हमें शेयर नहीं किया है, ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए पूछना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों पर अपनी राय रखिएगा। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 5.5% से ज्यादा टूटता हुआ ये नजर आया है, और आज भी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ 6 महीने के निचले स्तर पर जाता हुआ लगातार एक करेक्शन और डाउन ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा है। 21% से ज्यादा की गिरावट है। आईओबी में इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? 34,000 का नुकसान ये झेल रहे हैं, तो क्या यहाँ से एग्जिट लेना चाहिए या फिर आने वाले दिनों के चार्ट्स अच्छे नजर आ रहे हैं? देखिए, जैसे हमने बताया कि पहले पीएसयू बैंक्स में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जहाँ पे दिग्गज कंपनी से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं पे अगर देखा छोटे बैंक्स है जहाँ पे आईओबी हो गया, यूको बैंक हो गया, ये सब बैंक्स में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंसर्निंग है, या अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इनको इसमें से निकल के बेहतर रहेगा कि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है और एसबीआई है, वहां पे निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अगर टेक्निकली भी देखा है तो आईओबी जो है स्टॉक प्राइस इमीडिएट सपोर्ट से 33 के आसपास वो टूट के उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि और वीकनेस देखने मिल सकता है, नेक्स्ट सपोर्ट 29 के अराउंड है, तो और वीकनेस देखने मिल सकता है। तो उसके चलते मेरा राय रहेगा कि इसमें से एग्जिट करे, बेहतर रहेगा। बिल्कुल यहाँ पे नुकसान हो रहा है उनको, लेकिन मुझे लग रहा है कि कैपिटल सेव करना, प्रेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से निकल के बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेश करने की राय रहेगी।
ऑफ बड़ौदा में निवेश करने की सलाह और आईओबी पर भी आपको सलाह दे दी है, तो इस लेवल्स का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अब अगले क्वेरी के 600 शेयर्स है और 123 अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और इन्होंने भी सेम अपना नज़रिया हमें नहीं बताया है कि कितने वक्त के लिए पूछना चाहते हैं, लेकिन यहाँ अगर स्टॉक पे आप नज़र डालें तो इन लेवल्स पर 15,000 से ज़्यादा का नुकसान है और आज IRFC यहाँ पर देखिए गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है, 95 के लेवल पे आ गया है, काफ़ी नीचे आ चुका है इनके बाइंग प्राइस से और लगातार डाउन ट्रेंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। हरीश जी, लगातार हम रेलवे स्टॉक्स में भी गिरावट का दौर देख रहे हैं और सिर्फ ऑर्डर के दम पे थोड़ी सी तेजी जरूर नजर आती है, लेकिन कोई और फंडामेंटल्स यहाँ पे किस तरह से काम कर रहे हैं एक बार आप बताएंगे और इन लेवल्स पर शाम को क्या सलाह होगी IRFC के लिए? बिल्कुल, अगर जगह देखा जाए, देखिए रेलवे स्टॉक्स में हमने एक रैली के बाद 2023 की रैली के बाद करेक्टिव फेज में देखने मिल रहे हैं। लगातार स्टॉक प्राइस जो भी उछाल आता है वहां से सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। बिल्कुल यहाँ पे अभी भी देखा जाए तो एक इमीडिएट सपोर्ट से 106 108 के आसपास जैसे वो टूटा स्टॉक में, जैसे हमने लगातार एक वीकनेस देखने मिल रहा है। तो हाउएवर अगर शॉर्ट टर्म की नजर से देखा है तो स्टॉक थोड़ा ओवरसोल्ड है, हो सकता है कि थोड़ा फाइनल पुल बैक्स देखने मिल सकता है जहाँ पे 105 से 108 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। उस लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि इनको एग्जिट करना बेहतर रहेगा, वहां पे एग्जिट करने के लिए छोड़ा जा सकता है क्योंकि इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का अगर है तो मेरे हिसाब से पुल बैक्स में एग्जिट करना बेहतर है। क्योंकि अभी भी चार्ट्स पे अगर देखा है तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी देखा है तो टिप्स बहुत ज्यादा देखने मिल सकते हैं। नीचे के सपोर्ट की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट स्टॉक में 85 और 80 के आसपास नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा और गिरावट देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो उससे मेरा सजेशन यही रहेगा कि थोड़ा पुल बैक जैसे आते हैं रेजिस्टेंस के पास 105 से 108 के आसपास वहां पे एग्जिट करने की राय रहेगी IRFC में। ये थोड़ा सा भी पुल बैक अगर यहाँ नजर आता है 105 108 के लेवल पे, तो वहां पर आपको IRFC से एग्जिट करने की सलाह इन लेवल्स पर आती हुई। चलिए इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के